हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में केस स्टडीज की चर्चा करनी है मुझे, ऑर्गेनाइजिंग के। ठीक है जी, कल तक खत्म होगी केस स्टडी, आज सारी नहीं हो पाएंगी। बट बेटा, कल केस स्टडी खत्म होने के बाद तुरंत बाद पास्ट ईयर क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और बेटा, ये चैप्टर जब खत्म होगा तो हमारे 4 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। अगला चैप्टर और छोटा चैप्टर कराऊंगा मैं, बिजनेस एनवायरमेंट। वो 2-3 लेक्चर में ही ढेर कर देंगे। ठीक है जी। और उसके बाद एक बड़ा चैप्टर उठाएंगे, इस बार पहले डायरेक्टिंग। मैंने बताया डायरेक्टिंग मेरे को 25 दिसंबर तक ये खत्म करना है, डायरेक्टिंग विद पास्ट ईयर क्वेश्चन तक, जितना मैंने बताया आपको। ठीक है। उसके बाद के प्लान्स फिर बाद में। ठीक है। पूरी उम्मीद है 15 तक मैं खत्म करूंगा। आउट ऑफ टच बीएसटी के मैं जाने नहीं दूंगा आपको। जब आप सोचोगे कि मैं आप आउट ऑफ टच निकलो, बीएसटी के आउट ऑफ टच ही नहीं निकलोगे आप। सीधा पेपर देख आओगे। उसके बाद सोचना कि बीएसटी अब कभी नहीं पढ़नी। ठीक है जी। मैं खत्म ही सिलेबस 15 फरवरी को करूंगा। ठीक है। मतलब ऑफिशियली तो आप समझ लो सिर्फ फर्स्ट चैप्टर छोड़ दूंगा, बाकी 10 फरवरी तक सब कुछ हो चुका होगा। ठीक है। अभी साथ में कुछ और भी मेरे प्लान्स हैं, वो एक एक करके रिवील कर दूंगा। ठीक है। मैं सारी बात अभी नहीं बता सकता, पहले कुछ चीजों पे मैं काम कर रहा हूँ, वो सब हो जाने तो। चलो खैर, केस स्टडी शुरू करते हैं। 2 इंपॉर्टेंट डायरेक्शन केस स्टडी के लिए सुनो जी, बस 2 इंपॉर्टेंट डायरेक्शन। मैंने लास्ट टाइम भी बेटा जब फंक्शनल और डिविजनल पढ़ाया ना आपको, 2 लेक्चर पहले, तो मैंने एक बात बताई थी आपको बेटा, जैसे ही दूसरे प्रोडक्ट पे आप शिफ्ट करोगे, आपका दिमाग तुरंत शिफ्ट कर जाना चाहिए कि आंसर डिविजनल स्ट्रक्चर लिखेगा। अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछेंगी जाएंगी तो डिविजनल की पूछी जाएंगी। ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था बेटा, कब दूसरा प्रोडक्ट शिफ्ट होता है। बेटा, कब आप दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट करते हो, जब कंप्लीटली रॉ मटेरियल और प्रोसेसेस बदल जाए। ठीक है ना जी। मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक क्या बल्कि 2 एग्जांपल दिए थे। कंपनी है, आपको कहा जाएगा कि वो कंपनी ना होम फर्नीचर्स बनाती है, और अब कंपनी स्टार्ट कर रही है ऑफिस फर्नीचर। आपसे पूछा जाएगा कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करे, और ज्यादातर बच्चे लिखाते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। ये दूसरा प्रोडक्ट आ गया, सर फर्नीचर फर्नीचर ही रहा, ना कोई प्रोसेस बदली ना कोई रॉ मटेरियल, ये फंक्शनल ही है। सेम वे मैंने स्टेबलाइजर का भी एग्जांपल दिया था, और जो स्टेबलाइजर का एग्जांपल दिया था मेरी पहली केस स्टडी है। पढ़ना जी, केस स्टडी आप पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एन गार्ड लिमिटेड। वैसे प्रैक्टिकल बात करूं तो कंपनी का नाम वी गार्ड है ना। कंपनी है ना जो स्टेबलाइजर बनाती है, वी गार्ड, उसी की बात चल रही है। पढ़ना। है ना? पहले क्या करते थे, 260 220 230 वोल्ट के बेटा स्टेबलाइजर बनाते थे। अब बाद में कंपनी ने क्या करा, 90 वोल्ट से 260 वोल्ट भी शुरू कर दिया। भैया स्टेबलाइजर तो स्टेबलाइजर ही रहा। फंक्शन स्ट्रक्चर एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखी जाएंगी जो भी पूछा है। कोई भी 2 एडवांटेज डिसएडवांटेज वो सब पढ़ा है हमने, स्पेशलाइजेशन, इकोनॉमिकल, ठीक है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स, इनफ्लेक्सिबिलिटी, सब पढ़ा भैया। आगे बढ़ते हैं जी। Next question. Identify the type of organization which helped the finance manager Mohit Verma, the sales manager and his team in finalizing the suggestion. अच्छा जी, पढ़ते हैं। Ravi Jain was the CEO of Nat Trader. He was worried about the heavy expenditure on ad. He asked his finance manager Mohit Verma to know the views of sales manager and his team regarding this expenditure. Mohit Verma was thinking of calling a meeting of sales manager and his team after the tea break. But by chance, at the time of tea break, Mohit Verma met with the sales manager and his team in the canteen. They all discussed about this expenditure and finalized to give suggestion to reduce this expenditure. कौन सी organization?
इनफॉर्मल यार, अगर मीटिंग की होती टी ब्रेक के बाद, जो ऑफिशियली की होती, ऑफिशियल चैनल ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करके की होती, तो फॉर्मल होती। टी ब्रेक में डिस्कशन करके आ गए कैंटीन में, ये कोई फॉर्मल बात थोड़ी चल रही है, तो इनफॉर्मल बात है। ठीक है ना जी, आगे बढ़ जाए बेटा। अब ना जो केस स्टडी आएंगी, शायद अगली केस स्टडी हो डेलीगेशन पर आनी शुरू हो जाएगी। अब मैं यहाँ से भी रिलेटेड कुछ बात बता देता हूँ। डेलीगेशन हो या डिसेंट्रलाइजेशन, केस स्टडी की शुरुआत एक ही तरीके से होती है कि एक पर्सन है, सारे वर्क खुद हैंडल कर रहा है, और इस टाइम वर्कलोड इतना हो चुका है कि वो इम्प्रैक्टिकल है कि वो सारे वर्क अकेले अब हैंडल नहीं कर पाएगा। यानी कि शुरू में दिखाएंगे पिक्चर की वो सेंट्रलाइज था, और अब उससे सारा काम हैंडल नहीं हो रहा, अब वो क्या कर रहा है, काम को बांटना शुरू कर रहा है। भैया काम यहाँ भी बढ़ता है, काम यहाँ भी बढ़ता है, याद है ना, बस यहाँ 2 लेवल में बढ़ता है, मल्टीपल लेवल्स में बढ़ता है। कैसे आइडेंटिफाई करूं कि फिर बेटा क्या आंसर बनेगा? देखो 4 वर्ड में से कोई एक वर्ड भी अगर हो तो आंसर डिसेंट्रलाइजेशन है, चारों ना दिखे तो आंसर डेलीगेशन है। ये 4 वर्ड कौन से हैं बेटा? सबसे पहला वर्ड डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, बल्कि करेक्ट वर्ड है सेलेक्टिवली डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, सेलेक्टिवली डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। दूसरा वर्ड क्या है? ऑटोनोमस प्लान, ऑटोनोमस प्लान। तीसरा वर्ड है वेरियस लेवल्स, और चौथा वर्ड है इंडिपेंडेंट चार्ज। इन चारों में से कोई भी एक वर्ड दिख जाए तो बेटा आंसर इज डिसेंट्रलाइजेशन, अदरवाइज आंसर इज डेलीगेशन। मतलब ही बता देता हूं, सेलेक्टिवली डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी मतलब क्या होता है बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ वाइड ज्योग्राफिकल एरिया। बेटा जब बड़े लेवल में, बहुत सारे लेवल्स में काम बांटा जाता है, उसे बोलते हैं सेलेक्टिवली डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ वाइड एरिया। ठीक है जी। और अगर खुद वेरियस लेवल वर्ड लिखा है तो समझ ही जाओ, क्योंकि यहां तो बेटा काम बटेगा 2 ही लेवल में बटेगा, वेरियस लेवल वर्ड आ गया तो भी हिंट यही है। ठीक है जी। अगर वर्ड आ गया ऑटोनोमस प्लान, यानी कि हमने किसी को परमिशन दे दी कि तू खुद से ऑटोनोमस प्लान बना सकता है। ऑटोनोमस समझते हो ना बेटा? बिना किसी की रेस्ट्रिक्शन के, 100% फ्रीडम के साथ। सर आपको पता है डेलीगेशन में फ्रीडम होती है, लेस freedom given to the subordinates, that means more control by the superior। ये होता है ना डेलीगेशन में, अगर ज्यादा फ्रीडम दी जा रही है, इतनी फ्रीडम दी जा रही है कि ऑटोनोमस प्लान बना सकता है बिना पूछे किसी से, तो भैया वो डिसेंट्रलाइजेशन का तो हिंट होगा। और ये बात इंडिपेंडेंट चार्ज बना दिया गया आपको। बेटा अगर किसी भी चीज का इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जा रहा है, यानी कि किसी को नहीं बताना, बिल्कुल इंडिपेंडेंट उस चीज से रिलेटेड, अगेन कोई कंट्रोल करने वाले नहीं है आपको, ये बातें सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन में हो सकती है। कभी शॉर्टकट याद रखना हो भैया, डीएवी स्कूल के बारे में तो सभी जानते हैं ना, डीएवीआई है। ठीक है जी, डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, ऑटोनोमस प्लान, वेरियस लेवल, इंडिपेंडेंट चार्ज, डीएवीआई। ठीक है, याद रह जाएगा। नहीं मिलेगा चारों में से कोई भी तो डेलीगेशन। ठीक है जी, ठीक है जी। केस स्टडी शुरू करते हैं। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट फॉलोड बाय कविता घई which helped her to open the new branches of restaurant. Also explain briefly the 2 point of importance of concept identified in A above। पहले कंसेप्ट ढूंढता हूं कौन सा है, और फिर बेटा उसकी 2 एडवांटेज। पढ़ना शुरू करो। कविता घई was the MD of a restaurant in Lucknow called Healthy Kitchen. The restaurant was doing well and the volume of work started increasing slowly and steadily. Kavita Ghai was not able to manage all the work on the increasing magnitude of work made it impractical for her to handle it all by herself। वही बातें शुरू होगी जो मैंने बोली, पहले सेंट्रलाइज दिखाएंगे ऑर्गेनाइजेशन को, बाद में कहेंगे काम हैंडल नहीं हो रहा, बहुत प्रेशर, बहुत वर्कलोड है, बहुत वॉल्यूम है, सब बातें वही। कहता है मोर ओवर हर ऑब्जेक्टिव इज टू ओपन मोर ब्रांचेस ऑफ दिस रेस्टोरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। She appointed Nikhil Gupta as a GM of Healthy Kitchen Lucknow and gave him right to command his subordinate and to take action within the scope of his position. For smooth running of the restaurant, she also gave him authority to hire and train the staff as per requirement. Kavita Ghai was satisfied with the work of Nikhil Gupta and was able to open the other branches, blah 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 blah। कहीं पर भी चारों में से कोई वर्ड नहीं आया। आंसर इज डेलीगेशन, डेलीगेशन के 2 फायदे। ठीक है जी, बढ़ रहे हैं आगे, चलो नेक्स्ट वन। आप पढ़ेंगे, आप बताएंगे आंसर।
मैं हिंट पूछूंगा, कहां से पकड़ा आपने? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और 3 एडवांटेज? फंक्शनल होगा तो भी एडवांटेज लिखी जाएंगी, डिविजनल होगा तो भी एडवांटेज लिखी जाएगी। एडवांटेज कोई जंग नहीं है, पहले छाटो फंक्शनल है या डिविजनल। फंक्शनल या डिविजनल, कहां से पता लगा? दूसरी लाइन में क्या है बता, कौन सी लाइन? They are efficient manager are able to motivate the employee of their respective department to improve performance। पहला हिंट, बहुत सारे हैं। और पढ़ा ही नहीं? और भाई इतना क्या ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है तू कि तेरे को एक हिंट मिला, तूने कहा बस यही फाइनल है? बहुत सारे हिंट थे, पढ़ा मान्या पूरा? जब आधे में कोई और हिंट मिला? दूसरा हिंट, तीसरी बात, ऑफ देम देयर आर इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट। सर अगर याद हो, डिसएडवांटेज पड़ी है फंक्शन स्ट्रक्चर की, इंटर डिपार्ट मतलब हेडिंग का नाम कन्फ्लिक्ट है, पर हम ऐसे ही डिसाइड करते हैं ना कि बेटा डिपार्टमेंट में कन्फ्लिक्ट होता है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ये वाली बात सबसे अच्छी थी। इनफ्लेक्सिबिलिटी भी लिमिटेशन है फंक्शनल स्ट्रक्चर की। इतने सारे हिंट है, अगर इसके बाद भी नहीं पकड़ पाओगे ना भैया, रवि भरोसे हो। चलो नेक्स्ट वन, इसका आंसर खुद से। कंसेप्ट का नाम, 4 फायदे। कंसेप्ट का नाम ढूंढ लो, 4 फायदे तो पता ही है। कंसेप्ट का नाम ढूंढो। पहला पैराग्राफ यूजलेस होगा, पहला पैराग्राफ यूजलेस होगा, पढ़ लो लेकिन। चलो डन। कहानी वो शुरू नहीं होगी सेकंड पैराग्राफ में, जो कहानी अभी बताई थी? वॉल्यूम ऑफ वर्क मेड हर हिम इम्प्रैक्टिकल टू हैंडल ऑल वर्क अलोन, ये वो फलाना दिमाग का, घूम फिर के कहानी वही, डेलीगेशन। ठीक है, चारों में से कोई वर्ड रिपीट नहीं हुआ। चलो सबसे प्यारे क्वेश्चन में से एक, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। स्टेप कोई एक होगा which has not been carried out properly and contributed to this problem. State the 2 steps of organizing process which have been taken by Kanaputi to respond to the complaint of Ramdas। और 2 इंपॉर्टेंट छोड़ो, क्या सामने देखना चाहिए बेटा। कहता है रामदास एज्ड 49 is working in an aviation company, is the senior most employee in his division, is even senior to divisional manager Kanaputi। बेटा कोई कंपनी का एक डिवीजन बना रखा आपने, डिविजनल स्ट्रक्चर याद है? डिवीजन क्या बनता है, एक प्रोडक्ट को डिवीजन बना देते हैं। ठीक है जी, आप एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी हो, ठीक है ना जी बेटा, वहां पर आपने एक डिवीजन बना रखा, जो डिविजनल हेड है कानापुती, उससे भी सीनियर एक बंदा काम करता है। ठीक है जी, रामदास। ऐसा हो सकता है ना भाई जी? सचिन तेंदुलकर साहब बहुत सारे लोगों की कैप्टनसी में खेले हैं, सौरव गांगुली उनसे भी सीनियर थे,
राहुल द्रविड़ उनसे भी सीनियर थे, MS धोनी उनसे भी सीनियर थे ना, थे ना। ऐसा हो नहीं सकता क्या कि डिवीजनल हेड से सीनियर कोई आदमी हो सकता है। तो रामदास सीनियर है अपने डिविजनल हेड से भी, हो सकता है डिविजनल हेड की एज 45 रही हो, लेकिन रामदास की 49 है, काम कर रहा है उसके अंडर, ठीक है। Ramdas is considered one of the most committed, capable, hardworking employee. As a result of his abilities and seniority, he generally received the work assignment of his choice. Although there was no formal designation of various, यहाँ पर इस केस स्टडी में एरर है, क्या है किसी को नहीं पता, आज तक सही नहीं हुई। Special project assigned to Ramdas, he handled them as a matter of routine. A problem developed when an able and intelligent person, Nagarjun, aged 33, was appointed by Kanaputi. अभी मैंने इतना पढ़ा बेटा, बात ये समझ में आई इतना पढ़ के कि वो बंदा बहुत कैपेबल है, हार्डवर्किंग है, और उसको उसकी मर्जी का असाइनमेंट मिलते हैं, ठीक है जी। जैसा अगर सचिन तेंदुलकर साहब अपनी कैप्टन मतलब नॉन कैप्टन रहते हुए किसी भी कैप्टन को कहते थे मैं इस पोजीशन पे खेलना चाहता हूँ, कोई कैप्टन नहीं मना कर दे भाई। इतना सीनियर आदमी, इतना बढ़िया आदमी, कोई मना कर सकता है? आज विराट कोहली कह दे रोहित शर्मा को, या अगर कोई और फॉर्मेट खेलता है जिसमें कोई और कैप्टन है, तो ये कह सकता है कि वो कि विराट कोहली को नहीं मैं नहीं खिलाऊंगा। इतने टैलेंटेड बंदे को आप ये कह सकते हो? आपकी मजाल ही नहीं होने की, चाहे कितना बड़ा कैप्टन हो आप, पता ना यही होगा ना। तो यही हालात रामदास के साथ थे। कहते हैं प्रॉब्लम तब अराइज हुई जब एक और पर्सन नागार्जुन जिसकी एज 33 साल है वो अपॉइंट हुआ। क्या प्रॉब्लम ही पड़ते हैं? Nagarjun previous 3-year experience in a closely related work made it possible for him to catch on to the routine work of his new job more rapidly than was customary for a new employee. On several occasions, Kanaputi noticed that the tension developing between the two employees. However, he did not want to get involved in their personal issue as long as work was completed effectively and efficiently by them. बेटा रामदास के बीच और नया एम्प्लॉय नागार्जुन के बीच लड़ाइयां भी होने लगी, पर कन्फ्रंट नहीं कर रहा था उनको कानापुती, जब तक उसको लग रहा था कि काम हो रहा है तो मुझसे क्या, लड़ते रहो, लड़ रहे हो तो ठीक है जी। आगे बढ़ो। वन डे द टेंशन बिटवीन देम रीच द बॉइलिंग पॉइंट एंड रामदास कंप्लेन टू कानापुती stating that his duty were being largely taken over by Nagarjun. क्या कंप्लेन थी रामदास की? कि मेरी सारी ड्यूटी नागार्जुन पूरी कर रहा है। आपको क्या लगता है कौन सा ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप ठीक से परफॉर्म नहीं किया? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। पहला पॉइंट क्या? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा डिपार्टमेंटलाइजेशन। तीसरा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अगर भैया उसकी ड्यूटीज खाई जा रही है इसका मतलब ड्यूटी ढंग से असाइन नहीं हुई है, ठीक है। आगे बढ़ना। कानापुती इशूड द ऑर्डर स्टेटिंग दैट क्लियर एलोकेशन ऑफ जॉब। एक नोटिस दिया, उसमें बता दिया जॉब एलोकेट कर दी सबको। जॉब देना मतलब असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, सही कर दिया असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी को। एंड रिलेटेड ड्यूटीज बिटवीन द टू। ही फर्दर क्लेरिफाइड द वर्किंग रिलेशन बिटवीन देम बाय स्पेसिफाइंग हु वाज टू रिपोर्ट टू हुम। वर्किंग रिलेशन भी क्लियर कर दी, मतलब एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। बेटा बी पार्ट का आंसर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी और एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, इसका आंसर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, ठीक है। पढ़ना पुत्र। नेक्स्ट वन ये आप पढ़ोगे, पहले 3 रिक्वायरमेंट पढ़ दो, चौथी की जरूरत नहीं है, 3 पढ़ दो, तीसरे पे चर्चा कर लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन का कोई केस से लेना देना नहीं है। व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड द फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स फॉर द एम्प्लॉइज दैट रिस्ट्रिक्टेड देयर पर्सनल कम्युनिकेशन विद द एम्प्लॉइज ऑफ अदर डिपार्टमेंट? बेटा आपको क्यों लगता है कि एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे एम्प्लॉय को दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे एम्प्लॉय के साथ पर्सनल इशू डिस्कस नहीं करने दिए जाते? भैया ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नाम की चीज है, ये डिसिप्लिन का पार्ट है, और अगर ये पर्सनल इश्यूज डिस्कस करने दिए जाएंगे तो आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज कितने बर्बाद होंगे, सब गप्पे ही मारते रहेंगे, है ना। यही तो पर्पस है कि ऑर्गेनाइजेशन का टाइम वेस्ट ना हो, रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, ठीक है। रही बात अगर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, वैसे इससे हिंट तो मिल ही गया होगा आपको, फॉर्मली होगी ना,
उसी में तो पर्सनल इश्यूज पे बात नहीं करने दी जाती, दूसरे डिपार्टमेंट के बंदों से उसका एक फीचर लिख ही दोगे, चाहे तो केस पढ़ के देख लो, बात यही हो रही होगी जो सी पार्ट में होगी। बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट वन पढ़ना चाहिए, वैसे तो ए पार्ट से ही आंसर मिल जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इनफॉर्मल बाकी लिखा जाएगा एडवांटेज। यहां पर मैं पहले ही एक बात बोल देता हूं, जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा ना नेम द फ्रेमवर्क, ठीक है, आंसर तीन पॉसिबल में से एक हो सकता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस सिचुएशन में होगा मैं ये भी बता देता हूँ। नेम द फ्रेमवर्क आगे कुछ ना कुछ लिखा होगा, बी पार्ट पढ़कर देख लेना उस क्वेश्चन का, आपसे पूछा जरूर गया होगा वहां पर कि टाइप ऑफ फ्रेमवर्क बता दो। अगर टाइप ऑफ फ्रेमवर्क मेरे से पूछा गया बी पार्ट में, तो आप समझ सकते हो टाइप ऑफ फ्रेमवर्क में या तो फंक्शनल स्ट्रक्चर आएगा, डिविजनल स्ट्रक्चर आएगा, तो ए पार्ट क्या होगा फिर, वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही होगा। ठीक है जी, जब भी नेम द फ्रेमवर्क वाला कोई भी क्वेश्चन है हमेशा बी पार्ट जरूर देख लेना। ठीक है, फिलहाल यहाँ लिमिटेशन पूछी गई है, तो मैं समझ सकता हूँ फंक्शनल या डिविजनल में से ही कोई आंसर है। पढ़ना जरा, वैसे तो मैं बता रहा हूँ बेटा, आपको हिंट इससे ही मिल जाएगा, वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ना कहता है डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। डाइवर्सिफाइड हो, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हो, डिविजनल क्या पूछ रहे हो यार। ठीक है, बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट वन, ये मेरे प्री बोर्ड का केस है, मेरे प्री बोर्ड में आई थी सेम केस स्टडी, गलत करके आया था बोल नहीं सकता, कुछ गड़बड़ कर दी थी उसमें। Identify the concepts of management involved in above situation and quote the line which help in their identification. Also identify the values which the company wants to communicate to society. ठीक है जी, वैल्यू तो छोड़ ही दो, कंसेप्ट की बात करते हैं। बेटा केस आप पढ़ना, एक काम को करने के बहुत सारे तरीके, सारे ढूंढ लो। प्लानिंग प्रोसेस का थर्ड स्टेप अगर कुछ ध्यान हो, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। हमने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ढूंढे, सराउंडिंग को क्लीन रखने के, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की हेल्प ले लो, लोकल रेजिडेंट की हेल्प ले लो, ब्ला 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 ब्ला। इवेल्युएट करा, फाइनल डिसीजन भी ले लिया, फाइनल डिसीजन भी लिया ना, इवेल्युएट करा और फाइनल डिसीजन भी लिया कि लोकल रेजिडेंट की हेल्प करेंगे। इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव, सेलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव भी सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से प्लानिंग का पता लग रहा है, प्लानिंग प्रोसेस की बात है, जिसको याद है वो याद है, नहीं याद छोड़ो, ऑर्गेनाइजिंग पे रहते हैं। ये पढ़ना, to achieve the desired goals various activities are identified, identification of work, तीन तरीके के काम आइडेंटिफाई हो गए। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी वर्क आर एलोकेटेड टू डिफरेंट मेंबर, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग मिला। चलो बेटा आगे बढ़ाते हैं चर्चा को, पढ़ो। वैसे तो आंसर सेलेक्टिवली डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ लेना पेपर में, है ना, आदत ना खत्म कर लेना अपनी, आंसर चाहे कोई हो। लो आंसर करो फटाफट से, 13 पढ़ो, समझ आ गया, बस ये बताओ पढ़ के। डन, 14 का भी बताओ, समझ आ गया, पूरा पढ़ो। गलत रट्टू तोड़ते हो तुम।
डन। लो ये भी पढ़ो। हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए। किसकी मेरिट होती है स्पेशलाइजेशन? फंक्शन स्ट्रक्चर, याद है जी? आगे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन कहता है सजेस्ट हाउ द ऑर्गेनाइजेशन कैन ओवरकम द प्रॉब्लम फेस्ड बाय इट, गिव एनी टू बेनिफिट इट विल डिराइव फ्रॉम योर सजेशन। बेटा पढ़ते हैं। A company is manufacturing washing machine. There is well-defined system of jobs with a clear and definite authority, responsibility, accountability in the company. But people are not allowed to interact beyond their officially designed roles. As a result, the company is not able to adapt the changing business environment. बेटा लोगों को अपने रोल के बियॉन्ड बात नहीं करने दी जाती। ठीक है जी। द वर्कफोर्स इज ऑल्सो नॉट मोटिवेटेड ड्यू टू द लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन। वो सोशल इंटरेक्शन जीरो है, जब बात ही नहीं करने दी जाती वो मोटिवेट भी फील नहीं कर रही। प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा फोकस करना काम पर, यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम लग रही है यहाँ। कैसे ओवरकम करें? बाय अडॉप्टिंग, बाय इंप्लीमेंटिंग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। उसके दो फायदे लिख लेना। ठीक है, पढ़ना चाहिए। ये आज का लास्ट होगा। 4 बच्चों से मैंने सारी हेडिंग सुननी है आज, टारगेट ये है बचा हुआ टाइम का। ठीक है जी, बाकी 4-5 का नंबर कल है। पढ़ो कैसे, आप नहीं पढ़ना है, मैंने नहीं कुछ भी पढ़ाना है इसमें। कुछ बताना है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क का पूरा हिंट था। ठीक है, बाद में शायद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी का भी था, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का भी था कि किसको रिपोर्ट करोगे सेकंड लास्ट टाइम। ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।